हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बरन साइंस हब। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 साइंस का अध्याय नंबर 8, जिसका नाम है आनुवांशिकता। उसके कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करने वाले हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बात करते हैं अगर हम पहले प्रश्न की, तो पहला प्रश्न है आपका, डबल कैपिटल आर डबल कैपिटल वाई जीनी संरचना का बाह्य लक्षण होगा। यानी जो आपको दिया हुआ है डबल कैपिटल आर डबल कैपिटल वाई, इसका बाह्य लक्षण पूछ रहा है। तो देखो, कैपिटल आर का मतलब होता है आपका गोल। कैपिटल आर का मतलब क्या होता है? गोल। और कैपिटल वाई है, उसका मतलब होता है पीला। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका गोल और पीला, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है उसे क्या कहते हैं? जो डीएनए का ऐसा भाग जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है वो क्या कहलाता है? आपका जीन कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है कि कैपिटल टी स्मॉल टी के संकरण से प्राप्त संततियों का अनुपात। तो जैसे कि मान लो ये आप अगर इनका संकरण कराएं हम, का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी से, जैसे ही आप इनका क्रॉस कराओगे तो देखो आपको मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। और इससे आप ऐसे कराओगे तो स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो आप देखोगे आपको दो पौधे मिलेंगे, दो तो लंबे मिलेंगे, दो बौने मिलेंगे। अगर इनका अनुपात निकालोगे आप 2:2, यानी 2:2 का मतलब क्या आ जाएगा आपका लास्ट में 1:1। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, यानी 1:1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। तो अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है आपका, शुद्ध लंबे पौधे यानी कैपिटल टी और शुद्ध बौने पौधे यानी स्मॉल टी के संकरण से F1 पीढ़ी में प्राप्त संततियां होंगी। जैसे ही आप इनका देखो कैपिटल टी और स्मॉल टी का संकरण कराओगे इस प्रकार, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो आपको F1 पीढ़ी के अंदर सभी पौधे इसी प्रकार के मिलेंगे। यानी अब कैपिटल टी का मतलब होता है लंबे और स्मॉल टी इसका मतलब बौने। अगर कैपिटल टी के साथ में स्मॉल टी आती है तो हम कैपिटल टी को ही सर्वोपरि मानते हैं। तो इस प्रकार सभी आंसर आपको ऐसे मिलेंगे इसमें मल्टीप्लाई क्रॉस संकरण कराने पर। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सभी लंबे। क्या हो जाएगा? सभी लंबे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है कि मटर के एक शुद्ध लंबे पौधे कैपिटल टी को एक शुद्ध बौने पौधे स्मॉल टी के साथ संकरण कराया जाता है। तो F2 पीढ़ी शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधों का अनुपात, यानी शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधों का अनुपात बताना है। तो जैसे F2 पीढ़ी की बात करोगे तो आपका निकल के आएगा, F2 पीढ़ी में क्या निकल के आता है आपका? जो F1 पीढ़ी में वो तो आपका निकल के आता है कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। अब आप जैसे ही इनका संकरण कराओगे तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो F2 पीढ़ी है उसके जो शुद्ध बौने और शुद्ध लंबे पौधों का अनुपात बात करें तो इसका संकरण कराओगे आप तो आपको मिलेगा क्या? कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी 1:1 आंसर निकल के आएगा आपका। क्या? 1:1। अब वो निकल के कैसे आएगा तो इसमें देखेंगे आप कि इससे कराओगे आप कैपिटल टी और इसका इससे कराओगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसका इससे कराओगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी और इसका इससे कराओगे तो स्मॉल टी। लेकिन यहाँ बात किसकी हो रही? शुद्ध लंबे पौधे, यानी इसकी और इसकी शुद्ध बौने पौधों का अनुपात तो कितने? एक ये एक ये, कितना हो जाएगा? 1:1। इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या आ जाएगा आपका? अगला प्रश्न है, मटर के एक शुद्ध लंबे पौधे कैपिटल टी को एक शुद्ध बौने पौधे कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ संकरण कराया जाए तो F2 पीढ़ी में लंबे और बौने पौधों का अनुपात होगा। तो देखो, अगर एकल संकर संकरण की बात करें, यही वही है आपका एकल संकर संकरण। तो इसमें आपका अनुपात निकल के आता है 3:1, यानी 3 लंबे पौधे आते हैं, एक बौना पौधा आता है। अगर अगले प्रश्न की बात करें हम, तो अगला प्रश्न है, एक दंपत्ति की पहली 2 संतान लड़की हैं, इस बार तीसरी संतान लड़का होने की क्या संभावना है? देखो, चाहे पहली 2 संतान लड़की हो या बाद की 2 संतान लड़की हो, लड़का या लड़की होने की जो संभावना है वो 50% रहती है। कितनी रहती है? 50% रहती है। इसी प्रकार अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। तो अगला प्रश्न है आपका, कैपिटल वाई स्मॉल वाई जीन इस रचना का बाह्य लक्षण होगा। तो देखो, कैपिटल आर स्मॉल आर का मतलब गोल और
कैपिटल वाई स्मॉल वाई का मतलब क्या हो जाएगा, पीला। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका, गोल और पीला। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका कि मेंडल ने पैतृक पौधों एवं F1 पीढ़ी प्रथम संतति के पौधों को किस प्रकार प्राप्त किया, परपरागण द्वारा, स्वपरागण द्वारा, दोनों प्रकार से नहीं। तो जो आपको किसके द्वारा प्राप्त किया, स्वपरागण कराने से। किससे किया, स्वपरागण कराने से। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है आपका आनुवांशिकता का जनक है डार्विन, ह्यूगोडे, मेंडल, लेमार्क। आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है, मेंडल को। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है आपका मेंडल ने अपने प्रयोग किस पादप पर किए। तो सभी को पता है मेंडल ने अपने प्रयोग किस पादप पर किए, उद्यान मटर पर। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है आपका आनुवांशिक लक्षणों के वाहक कौन होते हैं। तो जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं उनके वाहक होते हैं आपके जीन। कौन लेके जाता है आनुवांशिक लक्षणों को, जीन। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है आपका मानव में अलिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मानव के जो अलिंग गुणसूत्र हैं, टोटल गुणसूत्र होते हैं आपके मानव के अंदर 40, या जोड़ी की बात करें तो 23 जोड़ी, जिनमें से आपके 22 जोड़ी गुणसूत्र क्या होते हैं, अलिंग होते हैं, और एक जोड़ी गुणसूत्र क्या होते हैं, लिंग होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है आपका मानव में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। अगर देखो जोड़ी की बात करें तो एक जोड़ी, और संख्या की बात करें तो 2। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं जीन कहाँ स्थित होते हैं, राइबोसोम पर, गुणसूत्र पर, लाइसोसोम पर, कोशिका झिल्ली पर। जो आपके जीन होते हैं वो स्थित होते हैं आपके गुणसूत्र पर। किस पर स्थित होते हैं, गुणसूत्र पर। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कौन सी विभिन्नताएं अगली संतति में वंशानुगत होती हैं। अर्जित विभिन्नताएं, कायिक विभिन्नताएं, आनुवंशिक विभिन्नताएं, सभी विभिन्नताएं। तो जो आनुवंशिक विभिन्नताएं होती हैं वही अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होती हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, किस प्रकार के जनन में विविधताएं अधिक प्रदर्शित होती हैं। लैंगिक जनन में, कायिक जनन में, अलैंगिक जनन में, सभी प्रकार के जनन से। तो जो अधिक भिन्नताओं का जनन है वो आपका लैंगिक जनन। कौन सा जनन है, लैंगिक जनन। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न है आपका एक संकर संकरण की F2 पीढ़ी का लक्षण प्रारूप अनुपात क्या होता है। तो एक संकर पीढ़ी की F2 पीढ़ी का लक्षण प्रारूप अनुपात होता है आपका 3:1, जिसमें 3 लंबे और 1 बौना। अगला प्रश्न है एकल संकरण की F2 पीढ़ी का जीन प्रारूप अनुपात क्या होता है। तब उसका अनुपात होता है आपका 1:2:1, यानी एकल संकरण की F2 पीढ़ी का अनुपात कितना, जीन अनुपात 1:2:1। इसी प्रकार अगला प्रश्न है आपका द्विसंकर संकरण की F2 पीढ़ी का लक्षण प्रारूप अनुपात क्या होता है। तब उसका अनुपात होता है आपका 9:3:3:1, यानी 9331। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, आनुवंशिकता किसे कहते हैं। तो प्राणियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले पूर्वजों के लक्षण और गुणों को आनुवंशिकता कहते हैं। यानी प्राणियों में जो पीढ़ी दर पीढ़ी पूर्वजों के लक्षण चलते हैं और उनके गुण चलते हैं, उनको क्या कहते हैं, आनुवंशिकता। कौन सा जीव अपना लिंग बदल सकता है। तो अगर अगला प्रश्न है आपका कौन सा जीव है जो अपना लिंग बदल सकता है, वो होता है आपका घोंघा। कौन सा होता है, घोंघा। अगला प्रश्न है आपका जीन प्रारूप किसे कहते हैं। तो जीवों के आनुवंशिक संगठन को या जीन किसी सजीव की बाह्य आंतरिक प्रति को क्या कहते हैं, जीन प्रारूप कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है जीन क्या है। तो सजीवों की आनुवंशिक इकाई जो जीन कहते हैं, यानी जो डीएनए की या फिर जो सजीवों की आनुवंशिक इकाई होती है उसे क्या कहते हैं, जीन। जीन डीएनए का भाग होता है जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है। यानी जीन क्या करता है, जीन किसे कहते हैं, डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है वो क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। गुणसूत्र, अगला प्रश्न है गुणसूत्र क्या है। तो अगर गुणसूत्र की बात करें तो गुणसूत्र सभी जीवों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले जंतु रूपी पिंड होते हैं जो कि सभी आनुवंशिक गुणों को निर्धारित संख्या में निश्चित रखते हैं। आपके गुणसूत्र क्या है, गुणसूत्र सभी कोशिकाओं में पाए जाने वाले जंतु रूपी पिंड है जो भी सभी आनुवंशिक गुणों को निर्धारित संख्या में निश्चित रखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपका मानव में कौन सा गुणसूत्र आकार में सबसे छोटा होता है। तो बाई गुणसूत्र मानव में आकार में सबसे छोटा होता है। अगले प्रश्न की बात करें तो एकल संकर संकट प्रयोग पर आधारित नियम कौन सा है, प्रभाविता का नियम। कौन सा नियम है, प्रभाविता का नियम। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है आपका कौन सी विभिन्नताएं अगली संतति में वंशानुगत होती हैं, आनुवांशिक विभिन्नताएं। कौन सी होती हैं, आनुवांशिक विभिन्नताएं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है, मेंडल ने स्वतंत्र अभिवन के नियम को सिद्ध करने के लिए
किस प्रकार का प्रयोग किया था? तो द्विसंकरण का। किसका प्रयोग किया था? द्विसंकरण का। अगला प्रश्न है आपका, किस प्रकार के जनन में विविधताएं प्रदर्शित होती हैं? तो लैंगिक जनन में अपेक्षाकृत अधिक विभिन्नताएं प्रदर्शित होती हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? तो लैंगिक जनन वाले जीवों में एक अभिलक्षण के जीन के दो प्रतिरूप होते हैं। इन प्रतिरूपों एक समान न होने की स्थिति में जो प्रतिरूप प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। या फिर इस प्रकार भी आप याद रख सकते हैं, वे लक्षण जो हमें F1 पीढ़ी में दिखाई देते हैं क्या कहलाते हैं? आपके प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका, क्या सभी जीवों के नवजात का लिंग निर्धारण समान होता है? समझाइए। यानी जो सभी जीवों के नवजात होते हैं उनका लिंग निर्धारण समान होता है? देखते हैं। तो सबसे पहले तो आंसर है नहीं, सभी जीवों के नवजात का लिंग निर्धारण समान नहीं होता है। अलग अलग स्पीसीज इसके लिए अलग अलग युक्ति अपनाते हैं। कुछ पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करते हैं, इसलिए कुछ प्राणी जैसे सरीसृप में लिंग निर्धारण निश्चित अंड यानी युग्मक के ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है कि संतान नर होगी या मादा। देखो कुछ जीवों का जो लिंग निर्धारण है वो किस पर निर्भर करता है? ऊष्मायन ताप पर। जैसे घोंगे जैसे प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं और घोंगा क्या है? अपना लिंग बदल सकता है। यानी जो इस बात का संकेत है कि इनमें लिंग निर्धारण आनुवंशिक नहीं है। जो घोंगे के अंदर लिंग निर्धारण है वो क्या है? आनुवंशिक नहीं है। लेकिन मानव में लिंग निर्धारण आनुवंशिक आधार पर होता है और जो मानव होते हैं उनके अंदर जो आपका लिंग निर्धारण वो क्या होता है? आनुवंशिक आधार पर होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है, विभिन्नताओं से क्या तात्पर्य है? विभिन्नताएं क्या हैं? तो समान आनुवंशिक वाले जीवों में पाई जाने वाली असमानताएं विभिन्नताएं कहलाती हैं। यानी समान आनुवंशिक लक्षणों वाले जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताएं असमानताएं क्या कहलाती हैं? विभिन्नताएं। अगला प्रश्न है आपका, वंशागति के नियमों का आधार क्या है? जो वंशागति के नियम है उनका आधार क्या है? तो वंशागति के नियमों का नियम इस बात पर आधारित है कि माता पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थ संतति में स्थानांतरित करते हैं। यानी जो आनुवंशिक पदार्थ संतति में स्थानांतरित किया जा रहा है वही क्या है? वंशागति के नियमों का आधार। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका, शुद्ध किस्म से क्या तात्पर्य है? तो ऐसे जीन जो किसी लक्षण विशेष के लिए अनेक पीढ़ियों तक अपने समान लक्षण वाले जीव ही उत्पन्न करते हैं, उन्हें शुद्ध किस्म कहते हैं। यानी कई पीढ़ियों तक एक ही किस्म को उत्पन्न करना ही क्या है? शुद्ध किस्म है। अगला प्रश्न है आपका, एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते, क्यों? यानी एक जो उपार्जित लक्षण है, एक जीव उपार्जित लक्षण यानी जिनको ग्रहण करता है वो अगले पीढ़ी में क्यों नहीं जाते? तो उपार्जित लक्षणों का प्रभाव केवल कायक कोशिका पर ही होता है, इनका प्रभाव आनुवंशिक पदार्थ डीएनए पर नहीं होता है। मतलब जो उपार्जित लक्षण होते हैं, ग्रहण किए जाते हैं, उनका प्रभाव केवल कायक कोशिका पर होता है, डीएनए पर नहीं। जबकि आनुवंशिक पदार्थ के लक्षण ही वंशानुगत होते हैं। जो आनुवंशिक पदार्थ के लक्षण होते हैं वही वंशानुगत होते हैं। अतः उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते। यानी जो उपार्जित लक्षण है वो सामान्यतः कहाँ पर वंशानुगत नहीं होते? अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, मेंडल को वंशानुगत नियमों के प्रतिपादन में सफलता कैसे मिली? यानी मेंडल की सफलता के क्या क्या कारण रहे होंगे? तो अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न का तो मेंडल से पहले देखो मेंडल की सफलता के कारण क्या है? तो मेंडल से पहले भी बहुत से वैज्ञानिकों ने मटर एवं अन्य जीवों के वंशानुगत गुणों का अध्ययन किया था। सही बात है ये, परंतु मेंडल ने अपने विज्ञान और गणितीय ज्ञान को सम्मिश्रित किया। मतलब जो मेंडल थे उन्होंने विज्ञान और गणित दोनों के ज्ञान को मिश्रित किया। मेंडल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी के एक एक पौधे द्वारा प्रदर्शित लक्षणों का रिकॉर्ड रखा। यानी इन्होंने अपना क्या रखा? रिकॉर्ड रखा, गणना की। इससे उन्हें वंशानुगत नियमों के प्रतिपादन में सहायता मिली। ये थे मेंडल की सफलता के कारण। आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद देखेंगे हम अगली वीडियो। इससे पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।